नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आरजेसी संस्था के द्वारा कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि जेट प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से पढ़ें और साथ ही हमारे इन प्रश्नों को जो कि हम आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचा रहे हैं आगे भी शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो बच्चों, हम चलते हैं आज हमारे बायोलॉजी विषय के पार्ट फर्स्ट पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो पहला प्रश्न आता है वो क्या कहता है कि प्रकाश पाश का उपयोग किस कीट के नियंत्रण में सहायक है। बच्चों ध्यान देंगे, प्रकाश पाश किसे कहते हैं। प्रकाश पाश को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसमें क्या होता है, लाइट लगी होती है। इस उपकरण को हम लोग क्या करते हैं, खेतों में विशेष प्रकार के गड्ढों के समीप या विशेष प्रकार के ऐसे यंत्र के अंदर रख देते हैं जिसमें नीचे क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो लिक्विड रहता है इसके अंदर 95% जल, क्या होता है बच्चों, 95% जल और 5% कैरोसिन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं मिट्टी का तेल। ध्यान रखना यहाँ पे कि कैरोसिन और जल का एक मिक्सचर लिया जाता है। अब रही बात ये कि इस पूरे के पूरे उपकरण को खेतों में रखने का एक समय भी होता है, 7:30 बजे से 10:30 बजे तक इसे खेतों में रख दिया जाता है, अर्थात जला के रखा जाता है। जो भी कीट प्रकाश के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं वो इसके संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, इस लिक्विड में गिर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि प्रकाश पाश क्या है, तो प्रकाश पाश आपके लिए इस प्रकार का एक उपकरण होता है। इसे रखने का समय आपको ध्यान रखना है 7:30 to 10:30। इसमें जो मिक्सचर लिया जाता है उसमें क्या होता है, 95% तक जल होता है और 5% तक कैरोसिन लिया जाता है। अब बच्चों, हमारे लिए जो प्रश्न पूछा गया है कि इस लाइट ट्रैप का उपयोग किस कीट के नियंत्रण में किया जाता है। ध्यान रखें बच्चों कि लाइट ट्रैप का उपयोग उन कीटों के नियंत्रण में किया जाता है जो कि प्रकाश के प्रति कैसे होते हैं, आकर्षित होने वाले होते हैं। अब बच्चों ध्यान दें, हमारे पास ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कीट है जो लाइट ट्रैप के प्रति आकर्षित होता है। तो ध्यान देना, ये जो रात्रिचर कीट होते हैं जो प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं उनमें देखें हरा तेला, चने का फली भेदक, टिड्डी और मधुमक्खी की बात करें, इन चारों विकल्पों में रात्रिचर और प्रकाश के प्रति आकर्षित होने वाला कीट कौन है, चने का फली भेदक, जिसे कहते हैं पोड बोरर। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, प्रकाश पाश का उपयोग चने की फली भेदक को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, फेरिटीमा में मादा व नर जनन छिद्र किन खंडों में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे बार बार देखा गया था। बस ये है कि यहाँ पर मैंने आपको मादा और नर दोनों जनन छिद्र एक साथ पूछे हैं। वहाँ क्या होता है कि पेपर में आपसे एक ही जनन छिद्र के बारे में पूछता है कि नर जनन छिद्र कौन से खंड में होता है, मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है। तो ध्यान दें बच्चों कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नर जनन छिद्र की बात करें तो नर जनन छिद्र यहाँ पर 18वें खंड में पाया जाता है, जबकि मादा जनन छिद्र की बात करें तो मादा जनन छिद्र बच्चों क्या होता है, 14वें खंड में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर रुकें, 14वें खंड के अंदर मादा जनन छिद्र की बात करें तो ये संख्या में कितना होता है, ये 1 होता है, जबकि ये कितने पाए जाते हैं, 1 जोड़ी पाए जाते हैं। तो आपके सामने एक विशेष बात हुई क्या कि नर जनन छिद्र संख्या में 1 जोड़ी, जबकि मादा जनन छिद्र संख्या में केवल 1 होता है। नर जनन छिद्र 18वें खंड में, जबकि मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, 14वें खंड में उपस्थित होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, हमारे इस प्रश्न के विकल्प को देखें तो पहले 3रे खंड में, 5वें 7वें खंड में, 14वें 18वें खंड में, 23वें 25वें खंड में, तो बच्चों सही विकल्प क्या होगा, 14वें और 18वें खंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, कॉकरोच की अंड कवच में अंडों की संख्या क्या होती है। ध्यान रखें बच्चों कि किसमें पूछा गया, उसने पूछा कि कॉकरोच की जो अंड कवच है, इस अंड कवच में अंडों की संख्या क्या होती है। तो विशेष रूप से पहले तो ये समझे कि सब अंड कवच क्या होता है।
कि जिस समय मादा कॉकरोच की बात करें तो मादा कॉकरोच अंडे को त्यागती है तो वो अंडे एक समूह में एक विशेष प्रकार के खोल या कवर के द्वारा ढके होते हैं, उसे अंड कवच कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? अंड कवच कहते हैं। अब यहीं पर रुकने की बात है कि एक मादा जिसका जीवन काल कितना होता है, मादा कॉकरोच का जीवन काल 2 से 3 साल होता है। कितना वर्ष होता है? 2 से 3 वर्ष होता है। और 2 से 3 वर्ष के इस समय अंतराल में ये कुल कितने अंड कवच त्यागती है? ये 15 या 15 से अधिक अंड कवच का त्याग करती है। याद रखना बच्चों, कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है, एक मादा कॉकरोच अपने जीवन काल में कुल कितने अंड कवच का त्याग करती है? तो 15 या 15 से अधिक अंड कवच का ये त्याग करती है। अब बात प्रश्न पूछी गई है कि साहब एक अंड कवच में अंडों की कुल संख्या क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे कि मादा कॉकरोच के द्वारा दिए गए अंड कवच में अंडे की कुल संख्या 16 पाई जाती है। ध्यान रखें बच्चों कि एक अंड कवच में अंडे की कुल संख्या कितनी होती है? 16 या 16 तक उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हरित ग्रह प्रभाव की प्रमुख गैसें हैं। क्या कहा उसने? कि हरित ग्रह प्रभाव की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान देना बच्चों, यहां हमको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि कुल गैसों की वो बढ़ता हुआ क्रम भी पूछ लेता है या परसेंटेज के बारे में बात करता है। तो मैं आपको हर छोटी छोटी बात बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैसें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी बच्चों? CO2, ये कुल ग्रीन हाउस प्रभाव को लगभग 60% तक कवर करती हैं। इसके बाद बच्चों बात करें मीथेन CH4, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में लगभग 20% तक पार्ट प्ले करती हैं। इसके बाद बात करते हैं CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रेयॉन कहते हैं। और इसका जो पार्ट प्ले होता है ये 14% होता है। और इसके बाद बच्चों बात करेंगे NO2, ये कुल का लगभग 6% भाग बनाता है। अब आपके सामने बात स्पष्ट हो चुकी है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि सब ग्रीन हाउस प्रभाव में CH4 के द्वारा कितने प्रतिशत भाग बनाया जाता है, CO2 के द्वारा कितने प्रतिशत भाग बनाया जाता है, NO2 के द्वारा कितने प्रतिशत भाग बनाया जाता है। यही वो 4 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। अब ध्यान रखें, ऑप्शन में देखें कि ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रमुख गैसें कौन कौन सी थी। मैंने आपको 4 लिख दी हैं। देखो ऑप्शन नंबर A में देखें, CO2 दिखाई दे रहा है, सही है। CFC सही है, CH4 सही है और NO2 सही है। इसका मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव की जो सही है ऑप्शन हमारे लिए वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर A आएगा, मुख्य गैसों की। लेकिन बच्चों यहाँ एक प्रश्न और आता है। प्रश्न आता है ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है। अभी तक तो मैंने क्या गैसें हैं, तब तो मैंने सबको शामिल किया है। लेकिन अगर आपसे ऐसा प्रश्न नहीं आता, उसमें आता है ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है। अगर आपको सिंगल पूछी जाती है तो याद रखना कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन करता है? CO2 करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे मुख्य गैस कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस कौन सी है? CO2। लेकिन मुख्य गैसों की बात करें तो गैसों में क्या करेंगे बच्चों? सबको शामिल करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है? एक लंबे एवं छोटे पौधे में संकरण करवाया जाता है। बच्चों किसकी बात कर रहा है वो? एक लंबे पादप में और एक छोटे पादप में संकरण करवाया गया। अब साहब ध्यान रखें, तथा इनका अनुपात क्या आया? 1:1 आया। क्या आया बच्चों यहाँ पे अनुपात आया 1:1। तो बताएं कि सब संकरण किस वाले जोड़े के मध्य करवाया गया था? बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? समझदारी दिखानी है। आप लोग क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या करेंगे? संकरण करवाने के पश्चात F2PD तक है ना क्या एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, फिर उत्तर छांटेंगे। फिर दूसरे विकल्प में फिर क्या करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य क्रॉस करा के फिर आप लोग क्या करेंगे? अनुपात को छांटेंगे। इतना समय हमारे पास नहीं है। ऐसे प्रश्न को ध्यान रखना कि कहीं पर भी आपको अनुपात दिखाई देता है 1:1। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? 1:1, अर्थात ये एकल संकर संकरण का टेस्ट क्रॉस अनुपात है। क्या है? टेस्ट क्रॉस अनुपात। ध्यान रखना, अगर अनुपात आया बच्चों 1:1 तो इसका मतलब ये हमें सूचना दे रहा है ये कौन सा क्रॉस है? ये टेस्ट क्रॉस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है।
अब आपको यहां ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस होगा। तो ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस की बात करता है तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 संकर का क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, इसके अप्रभावी पैतृक के साथ करवाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में अनुपात हमेशा 1:1 प्राप्त होगा। ध्यान रखना, इसमें कैपिटल टी जीन है तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, लंबी, और इसमें स्मॉल टी जीन है तो ये कैसा हो जाएगा, बोना। इसका मतलब आप समझदार हैं, किसी लंबे का क्रॉस बोने के साथ करवाया जाए तो अनुपात 1:1 आता है। तो इस प्रकार के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और इस प्रकार के जनक में कैपिटल टी और स्मॉल टी को लिया जाता है। तो आपको एक बात पता चल गई, साहब इस प्रकार का अनुपात आए तो टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस अनुपात किसे माना गया है, तो उसे माना जाएगा कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि कूटपाद निर्माण के समय अमीबा के अग्रभाग में क्या घटित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जरूरी नहीं है आपसे इसी वे में पूछे। आपको यहां दे रखा अग्रभाग, हो सकता है ये आपसे पश्च भाग भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करें, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, आप समझकर इसे आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ये बच्चों मैंने आपके सामने क्या किया है, मैंने आपके सामने ये अमीबा का डायग्राम बनाया है। अमीबा के कोशिका द्रव्य की बात करें तो अमीबा के कोशिका द्रव्य को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इसका एक भाग जो परिधि की तरफ उपस्थित है, अर्थात बाहर की तरफ उपस्थित होता है, इसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जबकि भीतर वाला भाग क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एंडोप्लाज्म। सुनना मेरी बात को, बाहर वाला एक्टो और भीतर वाला एंडो। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखेंगे, जो एंडोप्लाज्म है ये एंडोप्लाज्म भी 2 भागों में बटा होता है। एंडोप्लाज्म भी 2 भागों में कैसे बटा है, इसका बिल्कुल केंद्र वाला भाग होता है, ये कहलाता है सोल। क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। जबकि बाहर की तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। ध्यान रखना, जिस समय कूटपाद का निर्माण होता है उस समय क्या होता है कि सोल का जेल में और जेल का सोल में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सोल जेल अंतः परिवर्तन सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान रखना बेटा कि मान लीजिए अमीबा को जिस तरफ भी गति करनी है उस तरफ क्या बनेगा, कूटपाद बनेगा। मान के चले कि जिधर मेरा ने क्या है कि मूवमेंट है उस तरफ अमीबा को गति करनी है, तो इसका मतलब कूटपाद का निर्माण भी इधर ही होगा। जिस समय कूटपाद का निर्माण होता है उस समय क्या होता है कि ये जो सोल होता है, सोल भीतर से बाहर की तरफ अर्थात क्या करता है, आगे की तरफ क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। इस तरीके से जैसे ही सोल आगे की तरफ चलता है और चलने के दौरान क्या करता है, ये जेल पर एक टक्कर लगाता है, अर्थात एक दबाव लगाता है, जिससे क्या होता है कि जो जेल है ये जेल क्या करता है कि ये जेल पीछे की तरफ मूव कर जाता है, घूम जाता है। अर्थात सोल आगे की तरफ गया और जाने के बाद किस में घुस गया, ये अंदर प्रवेश कर गया जेल के अंदर। और ये जेल क्या करता है, ये जेल फिर ना क्या करता है, घूमकर पीछे से सोल को टक्कर मारता है इस तरीके से। तो जब सोल को टक्कर मारता है तो कहना क्या चाह रहा हूं कि आगे तो क्या हो रहा है, सोल बदल रहा है जेल में और पीछे जेल बदल रहा है सोल के अंदर। अर्थात एक्टोप्लाज्म कभी भी कूटपाद निर्माण में भाग नहीं लेता, कूटपाद निर्माण में एंडोप्लाज्म ही भाग लेता है। एक्टोप्लाज्म क्या करता है, एक विशेष प्रकार की पारदर्शी टोपी का निर्माण कर देता है, इसे हाइलाइन कैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइलाइन कैप या काचाब टोपी कहते हैं। ध्यान देना। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा था कि कूटपाद के निर्माण के समय अग्रभाग में बच्चों क्या हो रहा है। ध्यान रखना, कूटपाद इधर बने तो ये भाग कौन सा हो गया, अग्र। इसके पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्च कहलाएगा। अब आप समझदार हैं, जैसा भी आपसे उत्तर पूछा गया आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अग्रभाग में बच्चों क्या हो रहा है, सोल किस में जा रहा है, जेल में, और पश्च भाग में क्या हो रहा है, जेल किस में प्रवेश कर रहा है, सोल में। इसलिए अग्रभाग में हमेशा सोल का जेल में परिवर्तन होता था, जेल का निर्माण होता है। इसलिए यहां पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा क्या, सोल का जेल में परिवर्तन। क्लियर बात हो चुकी है। अब रुक जाए बच्चों थोड़ा यहां से, ये वाला जो सिद्धांत था ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो इस वाले सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, इस वाले सिद्धांत को सोल जेल सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सोल जेल सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत था ये सिद्धांत 1917 में 1917 में किसने दिया था, हाइमन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। किसने किया,
हाइमन ने, जबकि इसका समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन पेंटिन व मास्ट के द्वारा किया गया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि कूटपाद निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत, ये यूनिवर्सल थ्योरी कहलाता है। सोल जेल सिद्धांत यूनिवर्सल थ्योरी या सर्वमान्य सिद्धांत कहलाता है। सोल जेल सिद्धांत किससे संबंधित है? कूटपाद निर्माण से संबंधित है। सोल जेल सिद्धांत किसने दिया? हाइमन, पेंटिन व मास्ट ने दिया। कई बार ऐसा लिखा होता है क्योंकि इनको सबको हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया क्या कि ध्यान रखना, अग्रभाग में हमेशा सोल जेल में, पश्च भाग में जेल हमेशा सोल में, और एक्टोप्लाज्म क्या करता है? एक्टोप्लाज्म काचाब टोपी बनाता है। क्या बनाता है? काचाब टोपी बनाएगा, जिसे हाइलाइन कैप कहते हैं। तो इस तरीके से इस एक प्रश्न में आपको पूरा सोल जेल सिद्धांत समझा दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? सही जोड़े को चुनिए। आपको यहां पर क्या कर रखा है बेटा? आपको यहां पर है ना क्या है कि जोड़े दे रखे हैं, उसमें यह चेक करवाया कि साहब सही जोड़ा क्या है। पहला कह रहा है सेरीकल्चर मछली, सिल्वीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसीकल्चर वानकी। जरा समझे, इसने ये कहा है, ये तो बच्चों दे रखी शाखा। क्या दे रखी है बच्चों? ये शाखा, और बगल में क्या दे रखा है? शाखा से संबंधित सही उत्तर पूछा गया है। उसने कहा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? ध्यान रखना बच्चों कि सेरीकल्चर क्या मछली पालन से संबंधित है क्या? नहीं, सेरीकल्चर बेटा रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे है? रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। फिर कह रहा है सिल्वीकल्चर। क्या सिल्वीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है क्या? नहीं, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वृक्षों को उगाना। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वृक्ष संवर्धन की बात कर रहे हैं, अर्थात वृक्ष का उगाना, वृक्षों की देखरेख करना, यह सब किसके अंतर्गत आता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है क्या? बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर की बात करें तो बच्चों ये किससे संबंधित होता है? ये मछली पालन से संबंधित होता है। तो आपको यहां पर दो तीन चीजें पता चली कि साहब रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। वृक्षों को उगाने, वृक्षों के संरक्षण इत्यादि की क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मछली पालन इत्यादि क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। क्लियर हो चुका है? अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया उसकी बात सुन ले। इसमें कह रहा है सही जोड़े को छांटना है, जो बिल्कुल स्पष्ट है। तो ध्यान रखें कि यहां सेरीकल्चर मछली पालन से है, लेकिन इसने सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है, लेकिन इसने क्या दे रखा है? मछली पालन। ये ऑप्शन गलत है। सिल्वीकल्चर वृक्ष से संबंधित था, लेकिन इसने क्या दे रखा है? रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर मछली से संबंधित था, लेकिन इसने क्या दे रखा? वानकी। इसलिए सही उत्तर क्या आएगा? सही जो है ना क्या जोड़ा होगा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि वायरस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं विषाणु। क्या कहते हैं बेटा? विषाणु कहते हैं। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ध्यान देना, जो वायरस है, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ ध्यान रखेंगे कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होते। वायरस क्या है बेटा? वायरस या तो डीएनए या वायरस क्या है? एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो ये कभी भी साथ में नहीं होते। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या डीएनए होगा या आरएनए होगा। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं बेटा वायरस की। वायरस में भी ध्यान रखना, वायरस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जंतु वायरस और एक होता है पादप वायरस। ऐसे वायरस जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं जंतु वायरस, और ऐसे वायरस जो पादप में रोग उत्पन्न करते हैं पादप वायरस कहलाते हैं। जंतु वायरस अधिकांश से क्या होता है? डीएनए होता है, और पादप वायरस अधिकांश से क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अब अपन को यहाँ अपवाद को छोड़ के चलना है। मोटे तौर पे अगर आपसे पूछा है जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ, तब तो बच्चों आंसर क्या आता? केवल डीएनए। अगर आता पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ तो आता केवल आरएनए। लेकिन उसने ना तो जंतु दिया है ना पादप दिया, और मैं आपसे कह रहा हूं दोनों कभी साथ में हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए। इसलिए सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? बच्चों ध्यान रखना कि पत्तियां बदल गई किसमें? कांटों में। और यह किसकी विशेषता होती है?
मरुस्थलीय पादपों की विशेषता होती है। किसकी होती है? मरुस्थलीय पादपों की विशेषता होती है। और किसका अनुकूलन? ये अनुकूलन होता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, जिससे जल की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। तो ध्यान दें कि ऑर्किड पादप, नागफनी, रसकस, बबूल इत्यादि दे रखा है। तो कांटों की बात करें तो कांटों में पत्तियों की बात करें तो ये नागफनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपेंशिया। क्या कहते हैं इसको बेटा? ओपेंशिया कहते हैं। इसके अंदर पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और इसमें ऐसा इसलिए हो जाता है कि पत्तियों की जैसे कांटों में बदली तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है या घट जाती है। तो इसलिए सही आंसर होगा नागफनी या ओपेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के जेट की परीक्षा के लिए। द्विनाम पद्धति की बात करें तो द्विनाम पद्धति के लिए विशेष रूप से याद रखना कि द्विनाम पद्धति लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी बेटा? कैरोलस लीनियस ने। यहां लीनियस दिया हुआ है, लेकिन अगर पूरा नाम देखें तो ये किसने किया था? इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। अब ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बताया कि किसी का भी नाम आप निर्धारित करो, चाहे पादप की बात करो चाहे जंतु की बात करो। यहां ध्यान रखना कि 1753 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है। इन्होंने क्या किया था? 1753 की बात करें तो एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। क्या लिखी थी बेटा? सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने द्विनाम पद्धति दी और इन्होंने बताया कि नामकरण में पहला नाम हमेशा वंश का, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे बात कर ले मैंजीफेरा इंडिका। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैंजीफेरा इंडिका। अब आपसे पूछा जाए कि इस मैंजीफेरा इंडिका में यह किस नाम पद्धति पर आधारित है? द्विनाम पद्धति पे। पहला नाम जो आएगा ये हमेशा वंश का रहेगा, जीनस का, जेनेरिक नेम होगा। और दूसरा नाम हमेशा किसका होगा? ये जाति का होगा। स्पष्ट रूप से सुनना कि द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश का और दूसरा नाम किसका? जाति का। द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी? कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत की थी? सिस्टेमा नेचुरी में। द्विनाम पद्धति की नींव कौन से सन में रखी गई? 1753 के अंदर इसे जाना गया था। नेक्स्ट है, अब हम बात करें जो कैरोलस लीनियस है, इन कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं बेटा? यहां ध्यान रखने वाली बात है, दो बातें पूछी जाएगी। एक तो कहेगा द्विनाम पद्धति का जनक, क्या कहते हैं इसको? का जनक कहते हैं। और दूसरा इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, आधुनिक वर्गिकी का जनक कहते हैं। वर्गिकी का जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी और फादर ऑफ बाइनोमिकल सिस्टम किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। क्लियर? इस तरीके से अपन को इस प्रश्न को याद रखना है। इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 70S राइबोसोम की 2 इकाइयों का अवसादन स्थिरांक क्या होता है? यहां पर जो आपको अवसादन स्थिरांक दे रखा था, जिसने उप इकाइयों के बारे में बात की है। तो जो बच्चों ध्यान रखने कि सब 70S, मैं आज आपको राइबोसोम के एक टेबल के बेस पर पूरी जन्म कुंडली बता देता हूं, ताकि आपको इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आए तो कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा मैं बात कर रहा हूं राइबोसोम की। किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम की बात कर रहा हूं। राइबोसोम आपने सुना होगा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं जो कहलाते हैं 70S, और एक यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं 80S। इनकी 2 इकाइयां पाई जाती हैं। जो 70S है इसकी 2 उप इकाइयां कौन सी होती हैं? और 80S की भी सुन लेना सभी लोग। हालांकि प्रश्न ये 70S से संबंधित है, लेकिन मैं आपको 80S की भी बात साथ साथ कर चलता हूं। इसमें क्या होता है? एक होती है 50S और एक होती है 30S, जबकि इसकी क्या होती है? एक होती है बेटा 60S और एक होती है 40S। जो 50S है ये भी 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक होता है 25S और एक होता है 5S। 30S की बात करें तो ये एक 16S से मिलकर बना होता है, और 60S की बात करें तो ये 28S, 5.8S और 5S, जबकि 40S की बात करें
तो ये 18S से मिलकर बना होगा। ध्यान रखना बच्चों, अधिकतर जितने भी क्या है कि कोचिंग हैं, अधिकतर जितने भी क्या है कि बुक्स हैं, वो केवल राइबोसोम की यहीं तक की व्याख्या करते हैं। जबकि पिछले जेट की जो पेपर्स थे उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था, क्या 16S किससे संबंधित है? इस तरीके से उनको अगर प्रश्न पूछता है तो जरूरी नहीं है साहब आपको क्या है कि यहां पर सारी बातें रटनी हो, नहीं, केवल एक छोटी सी टेबल याद रख लेना। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया 70S राइबोसोम की इकाई पूछी गई है, तो 70S में आप बताओ, ये रही 70S। 70S में बेटो देखो क्या होता है, 50S और 30S। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, और अगर ऐसे नहीं पूछता तो अगर भीतर से पूछता है तो 25S, 5S और 16S। समझ में आ गया? लेकिन हमारे से क्या पूछा गया कि 70S किसकी बनी होती है? तो 70S 50S और 30S की बनी होती है। सही विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से बेटा अपन लोग 80S के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवों के लिए पंच जगत धारणा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी इस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि पंच जगत धारणा, जिसे हम लोग कहते हैं 5 किंगडम कंसेप्ट, किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखना कि पंच जगत धारणा, ये आपको देखो याद रखना है कि व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। व्हिटेकर ने क्या किया था? ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने संपूर्ण सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। कितने जगतों में किया? 5 जगत में विभाजित किया। और कौन कौन से जगत रखे थे? ध्यान रखना, जगत फर्स्ट, जगत सेकंड, कई बार इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसकी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। जगत थर्ड, जगत का मतलब क्या होता है बेटा? किंगडम। जगत 4 और जगत 5। ध्यान रखना, तो यहां पर इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम कंसेप्ट को रखा। जगत फर्स्ट की बात करें तो जगत फर्स्ट में किसको इन्होंने रखा? ध्यान रखना, जगत फर्स्ट में इन्होंने मोनेरा को रखा। किसको रखा बच्चों? अर्थात इनका जो जगत फर्स्ट था मोनेरा था। जगत सेकंड की बात करें, यह क्या था? प्रोटिस्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटिस्टा। जगत थर्ड की बात करें, इसे कहते हैं फंजाई। जगत 4 की बात करें, इसे कहते हैं प्लांटी। और जगत 5th की बात करें तो जगत 5th को क्या कहते हैं? एनिमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनिमेलिया। अब रुकें जरा यहां पे, क्योंकि अगर हमको इतना याद है, कई बार ऐसा नहीं, आपसे एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न पूछ ले तो अपन लोग के लिए समस्या हो जाएगी। आपसे पूछ ले साहब कि जीवाणु को कौन से जगत में रखा जाता है, आपसे पूछ ले प्रोटोजोआ को कौन से जगत में रखा जाता है, आपसे पूछे कवकों को किस में रखा जाता है। ध्यान रखना कि जितने भी प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट, ये बच्चों प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ध्यान रखना, जीवाणु है, विषाणु है, नीलहरी शैवाल है, वो सब प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं जिनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। जगत मोनेरा में शामिल किए गए हैं। नीलहरी शैवाल किस में रखी जाएगी? मोनेरा में। आपसे पूछ लिया जाए साहब जीवाणु किस में रखा जाएगा? मोनेरा में। आपसे पूछ लिया जाए साहब विषाणु किस में रखा जाएगा? मोनेरा में। इसके बाद जो एक कोशिकीय यूकैरियोट होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोट है, जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ इत्यादि, किसमें रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में। जो कवकें होती हैं, वास्तविक कवक हैं, वो किसमें रखी जाएंगी? फंजाई में। और जो बहुकोशिकीय पादप और बहुकोशिकीय जंतु होते हैं वो किसमें रखे जाएंगे? प्लांटी और एनिमेलिया में। स्पष्ट समझना बच्चों। क्या कहा कि पंच जगत धारणा किसने दी? तो पंच जगत धारणा व्हिटेकर ने प्रस्तुत की। व्हिटेकर के अनुसार जगतों का सही क्रम क्या होगा? तो जगत का सही क्रम ध्यान रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आपसे पूछ लिया जाए कि साहब प्रोकैरियोट्स को कौन से जगत में रखना उचित होगा? मोनेरा में। आपसे पूछ लिया जाए एक कोशिकीय जीवों को किस में रखना उचित होगा? प्रोटिस्टा में। आपसे पूछ लिया जाए कि फंजाई या कवक को किस में रखते हैं? फंजाई में। आपसे पूछ लिया जाए उच्च पादपों किस में रखते हैं? प्लांटी में। और उच्च जंतुओं किस में रखा जाता है? एनिमेलिया में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि वी आकार के गुणसूत्र को कहते हैं। बच्चों ये वी आकार का जो गुणसूत्र है मतलब क्या है इसका? तो वी आकार के गुणसूत्र की बात करें तो वी आकार के गुणसूत्र किस आधार पर बनाए गए हैं? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। मान लीजिए गुणसूत्र है, इसमें जो गुणसूत्र का बीच का भाग होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर, ये आगे है, पीछे है, किस जगह पे है, इसके आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बेटा? एक को कहते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं इसको? मेटासेंट्रिक। एक को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक।
इसको रटना नहीं है, समझना है। एक को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, क्या कहेंगे इसको? सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। एक कहलाएगा हमारा टीलोसेंट्रिक। आप ध्यान दें, हमारे पास 4 टाइप के क्रोमोसोम हो गए, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। इनमें एक की आकृति होती वी, एक की आकृति होती जे, एक की होती एल और एक की होती आई। अब कैसे याद रखेंगे? हमको रटना नहीं है, कभी भी अपन को क्या है कि इस प्रश्न में घबराना भी नहीं है। ये क्या है बेटा? VJLI। और हमारे पास देखो ये गुणसूत्र के नाम है MAST। बच्चों MAST को मैं क्या लिखूंगा? इसे लिखूंगा मस्त। क्या लिखूंगा इसको? मस्त। और ये क्या हमारे पास? ये VJLI है, जिसे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बिजली लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या याद किया? हमने याद किया कि मस्त बिजली। इसका मतलब ये है कि जो V आकार का गुणसूत्र है उसका ना कि नाम M से स्टार्ट होगा, J आकार का A से होगा, L का किससे होगा? S से होगा, और I का किससे होगा? T से होगा। हमसे पूछा V आकार का गुणसूत्र। V आकार का गुणसूत्र बेटा देखो किस नाम से जाना जाता है? ये मेटासेंट्रिक के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनए में थायमिन के बेस के स्थान पर कौन सी बेस पाई जाती है? बच्चों ध्यान रखना, क्या कहा उसने? थायमिन के स्थान पर क्या होता है? सीधा सीधा आंसर इसका आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें टिक नहीं करना, हमें समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हम बात करें बेटा कि नाइट्रोजनी क्षारक, जिसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपने सुना होगा प्यूरिन, और एक आपने नाम सुना होगा पिरिमिडीन। सुना है ना आप लोगों ने? पिरिमिडीन। ये जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन को 2 भागों में बांटा गया, अर्थात एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। इसका एग्जाम्पल है एडेनिन और ग्वानिन। भूल जावे तो याद रखना, प्यूरिन कौन होते हैं? AOG। कौन होते हैं? A और G। पिरिमिडीन की बात करें बच्चों, ध्यान रखना, पिरिमिडीन में कौन होता है? पिरिमिडीन में होता है एक साइटोसिन, पिरिमिडीन में होता है एक थाइमिन, और पिरिमिडीन में होता है एक यूरेसिल। अब ध्यान रखना बच्चों कि प्यूरिन और पिरिमिडीन जो कि नाइट्रोजनी क्षारक है, इनमें से कौन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? कौन केवल डीएनए में होता है और कौन केवल आरएनए में? ध्यान रखना, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए, किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, किसमें है? दोनों में। थाइमिन की बात करें तो ये केवल डीएनए में होता है। किसमें होता है बेटा? केवल डीएनए में। और यूरेसिल की बात करें तो ये केवल किसमें होता है? केवल आरएनए में पाया जाता है। अब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। क्या कहा उसने? कि आरएनए में थाइमिन नहीं है। आरएनए में थाइमिन है क्या? नहीं, ये डीएनए में होता है। तो कहा थाइमिन नहीं है, तो थाइमिन ना होने के बाद भी थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? तो थाइमिन के स्थान पर बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको? यूरेसिल दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए में यूरेसिल ही दिया हुआ है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर? बच्चों क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं जीन विनिमय। क्या कहते हैं इसको? जीन विनिमय कहते हैं। कहां पर होता है? तो ध्यान रखना बच्चों कि हमने बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो मैं एक छोटे से ना कि आपको यहां पे टेबल बना देता हूं ताकि आपको इससे मिलते जुलते सारे प्रश्न यहां पे हल हो सकें। देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं अर्धसूत्रण की। अर्धसूत्रण की बात करें तो अर्धसूत्रण में एक फर्स्ट होता है। इस फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट। इसी में क्या होता है बेटा? मेटाफेज फर्स्ट होता है। इसी में क्या होता है बेटा? एनाफेज फर्स्ट होता है। और इसी में बच्चों क्या होता है? इसी में टीलोफेज फर्स्ट होगा, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज की बात करें बेटा, ध्यान रखना, कई बार यहां से प्रश्न भी पूछ लेता है, अवस्थाओं का क्रम पूछता है। प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी होती है? लेप्टोटीन, एक होती बेटा जाइगोटीन, एक होता है पेकीटीन, एक होता है डिप्लोटीन, और एक होता है डाइकाइनेसिस। क्या होता है? डाइकाइनेसिस। ध्यान रखना। अब इनमें क्या क्या होता है? लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा बेटा? देखना, अपन को जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। इसमें एक अवस्था बनती है, इसे कहते हैं गुलदस्ता प्रावस्था, बुके प्रावस्था। जाइगोटीन की बात करें, इसमें एक ही घटना होती है, सिनेप्सिस। अगर हमसे बात करें पैकेटीन में, तो इसमें होता है जीन विनिमय, जीन विनिमय।
आपसे डिप्लोटीन की बात करें तो इसमें बनता है काइज़मेटा निर्माण होता है। और आपसे बात करें किसकी, डाइकाइनेसिस की, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें उपांति भवन होगा, उपांति भवन होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में हुआ, तो जीन विनिमय बेटा अर्धसूत्रण फर्स्ट में हुआ। किस में हुआ, अर्धसूत्रण फर्स्ट में। जीन विनिमय किस में हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में हुआ। जीन विनिमय किस में हुआ, पेकिटीन अवस्था में हुआ। जैसे भी अपन से प्रश्न पूछता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है जीन विनिमय और काइज़मेटा के निर्माण से संबंधित, ध्यान रखने वाली बात है। और ये बेटा ध्यान रखना, पेकिटीन किसकी अवस्था है, प्रोफेज फर्स्ट की, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। क्लियर बात हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेनोफोरा और ओरोबैंकी है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न से भी कई बार हमको प्रश्न देखने को मिल जाता है। यहां कह रहा है साहब कि पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी। ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग याद रखें, तो एक बच्चों एक ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक के आधार पर अपन लोग ध्यान रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्लोज, CLOS। क्या लिखा बच्चों, CLOS। सी का मतलब होता है कसकुटा, क्या ये, कसकुटा, जिसे हम लोग कहते हैं अमरबेल। एल का मतलब है लॉरेंथस, ओ का मतलब बच्चों क्या है, ओरोबैंकी। और एस का मतलब होता है स्ट्राइग्रा। क्या बच्चों, स्ट्राइग्रा। अब ध्यान रखना कि हम पादप में चलें तो हम पादप में क्या चल रहे हैं, ये मेरे पास कोई पादप है, इस पादप में ऊपर क्या होता है, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ क्या होगा, तना होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, जड़ होती है। ऐसे याद रखना। ऊपर वाले तो ये दोनों क्या हैं, ये तने से संबंधित है, और नीचे वाले दोनों कैसे हैं, जड़ से संबंधित है, अर्थात मूल से संबंधित है। ये कैसा है, पूर्ण तना का परजीवी अर्थात पूर्ण स्तंभ परजीवी। और ये कैसा होता है, ये होता है आंशिक स्तंभ परजीवी। ये कैसा बेटा, आंशिक स्तंभ से संबंधित परजीवी है। ऊपर वाला क्या है, ये पूर्ण मूल परजीवी है। और ये कौन सी है बेटा, आंशिक मूल परजीवी हो गया। क्या है, आंशिक मूल, और बात कर रहे हैं किसकी, परजीवी की। अब आप समझदार हैं, ऐसे प्रश्न कभी भी आए आप देख के बता सकते हो। प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्तंभ परजीवी कसकुटा, आंशिक स्तंभ परजीवी लॉरेंथस, पूर्ण मूल परजीवी ओरोबैंकी, आंशिक मूल परजीवी स्ट्राइग्रा। क्लियर है। अब आपको यहां पर दे क्या रखा है, ओरोबैंकी। ओरोबैंकी कहां दिखाई दे रहा है, ओरोबैंकी पूर्ण मूल परजीवी में है, टोटल रूट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत कृमि का द्वितीयक परपोषी है। बच्चों ध्यान रखना बच्चों, हम बात कर रहे हैं फैसियोला हिपेटिका की। किसकी बात कर रहे हैं, फैसियोला हिपेटिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कृमि कहते हैं। ये फैसियोला हिपेटिका ये द्विपोषदीय होता है। कैसा होता है बेटा, द्विपोषदीय जंतु है। इसका जीवन 2 पोषद में पूर्ण होता है। जो इसका प्रथम पोषद है, प्रथम पोषद, ये क्या कहलाता है, ये ध्यान रखना, ये कशेरुकी जंतु होते हैं। कौन होते हैं बेटा, कशेरुकी जंतु हैं। जबकि इसका जो है ना द्वितीयक पोषद है, ध्यान रखेंगे, द्वितीयक पोषद क्या कहलाते हैं, तो द्वितीयक पोषद यहाँ पर घोंगे कहलाते हैं। कौन कौन से घोंगे हैं, लिम्निया जाति के घोंगे हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा गया क्या, कशेरुकी में बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, कशेरु के अंदर भेड़ हो सकता है, कशेरु के अंदर सुअर हो सकता है, कशेरु के अंदर कुत्ता हो सकता है, और बच्चों कशेरुकी के अंदर हम लोग मानव भी आ सकते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, अब उत्तर देने में आप सक्षम है। यकृत कृमि का द्वितीयक पोषद है, क्या कहा उसने, द्वितीयक पोषद पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया साहब कि सेकेंडरी होस्ट पूछा गया है, तो द्वितीयक पोषद कौन है, लिम्निया वंश के घोंगे हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा, घोंगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम पोषद कौन सा है, प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं, तो प्राइमरी होस्ट में भेड़ भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, सुअर भी हो सकता है। लेकिन अगर हमसे इनमें भी छटवाए तो मोर करेक्ट किसे मान के आएंगे, भेड़ को मान के आएंगे। तो अब आप इस वाली टेबल से इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
कि कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो बच्चों ध्यान देना, कैस्पेरियन पट्टिकाएं क्या होती है और कहां पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कैस्पेरियन पट्टिका जड़ों में पाई जाती है। जड़ों में कहां पाई जाती है, इसकी एंडोडर्मिस में पाई जाती है, एंडोडर्मिस में पाई जाएंगी। दूसरी बात पर पूछ सकता आपसे कि इसमें किसका जमाव हो जाता है, तो ये बनी किसकी होती है, सुबेरिन की बनी होती हैं। तो ध्यान रखना, कैस्पेरियन पट्टिकाएं जड़ों की एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, जिसके निर्माण के समय इसमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, एंडोडर्मिस में। क्लियर बात हो चुकी है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, मानव, पक्षी, मगरमच्छ, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है। ध्यान रखें कि मानव, पक्षी, मगरमच्छ और मछली, इसकी बात करें तो मानव, पक्षी, मगरमच्छ और मछली की बात करें तो मानव में कोष्ठ कितने होते हैं, 4, 2 आलिंद 2 निलय। पक्षी की बात करें तो कोष्ठ कितने होते हैं, 4, 2 आलिंद और 2 निलय। मगरमच्छ रेप्टिलिया का सदस्य है, इसमें वैसे तो हृदय में कोष्ठ 3 ही पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर इसमें कोष्ठ कितने होते हैं, 4। और मछली की बात कर तो बेटा मछली में 1 आलिंद और 1 निलय, अर्थात 2 ही कोष्ठ पाए जाते हैं। इसलिए सही विकल्प क्या होगा, 4, 4, 4 और 2। आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होता है। बच्चों ध्यान रखना, विटामिन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछता है, जरूरी नहीं है आपसे जल से पूछे, आपसे वसा में घुलनशील भी पूछ सकता है। तो कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से वसा में होते हैं, मैं एक टेबल बना देता हूं हमेशा के लिए, आपको ये याद करने की समस्या खत्म हो जाएगी। हम बात करें विटामिन, किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन। विटामिन की बात करें तो घुलनशीलता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। एक होती है बेटा वसा विलेय और एक होता हमारे पास में कौन सा, जल विलेय। अब इसमें ध्यान रखना, एक तो इसके अंदर फैट सोलेबल और एक इसमें वाटर सोलेबल। वसा विलेय में कौन आएंगे बेटा, ए, डी, ई और के, जबकि जल विलेय में कौन आते हैं बेटा, बी और सी। अब आपके सामने सारी बातें क्लियर हो चुकी है। आपसे वसा विलेय पूछ ले तो बता देंगे और जल विलेय तो बता देंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा, जल में घुलनशील है, अर्थात जल विलेय विटामिन कौन है, तो जल विलेय में बी और सी को शामिल किया जाता है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बच्चों में जीरोप्थेल्मिया तथा वयस्क में निक्टोलोपिया रतौंधी किसकी कमी से होता है। बच्चों ध्यान दें कि सीधी सी बात याद रखना कि जीरोप्थेल्मिया और निक्टोलोपिया जिसे रतौंधी कहते हैं, ये सब नेत्र से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित रोग हैं, ये दोनों रोग किससे संबंधित, नेत्र से। और नेत्र रोग से संबंधित जो भी है ना क्या है कि विटामिन होगा वो हमेशा विटामिन ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। तो याद रखना, जो नेत्र से संबंधित रोग होंगे वो विटामिन ए की कमी से होते हैं और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर भी अगर अपन से पूछे कि सर इनके बारे में तो बता दो, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से एक तो हो जाता है रिकेट्स रोग। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है बेटा, इसकी कमी से बांझपन पैदा हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, थक्का नहीं बनता था, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। तो इस तरीके से अपन बात करें विटामिन ए की कमी से ये रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में एपोमिक्सिस का अर्थ है। पौधों में एपोमिक्सिस क्या होती है, तो बच्चा ध्यान रखना, एपोमिक्सिस एक प्रकार का कैसा, ये अलैंगिक जनन है। क्या है ये, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण होता है। तो देखो क्या कह रहा है कि गैमेट के संलयन से पौधों का विकास, गैमेट के संलयन के बिना पौधों का विकास, रूट की कटिंग से पौधों का विकास और तने की कटिंग से पौधों का विकास। स्पष्ट सुनना, हमने क्या कहा कि गैमेट अर्थात युग्मक का संलयन नहीं हो तो इस घटना को कहते हैं एपोमिक्सिस, और अगर संलयन हो जाता है तो उसे कहते हैं एम्फीमिक्सिस। शब्दों को ध्यान रखना,
एक होता है एपो और एक को कहते हैं एम्फी। अगर संलयन नहीं हो रहा तो एपो और संलयन हो गया तो एम्फी। तो हमसे क्या पूछा कि एपो पूछा है, इसका मतलब संलयन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, गैमिट के संलयन के बिना पौधों का विकास एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट चलें, यदि आरबीसी को आसुत जल में रख दिया जाए, आसुत जल क्या होता है बेटा, 100% शुद्ध जल आसुत जल कहलाता है। अब ध्यान रखना बच्चों कि 100% शुद्ध जल है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई घटक नहीं घुला हुआ है, इसमें मैंने रख दी किसको, आरबीसी को। जब आरबीसी को रखा तो आरबीसी के कोशिका द्रव्य में कुछ ना कुछ तो घटक होगा, अर्थात अंदर गाढ़ापन ज्यादा होगा, बाहर गाढ़ापन कम होगा। अंदर पानी की मात्रा कम होगी, बाहर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए पानी हमेशा किधर से किधर जाएगा, ज्यादा मात्रा से कम की तरफ जाएगा, अर्थात आरबीसी में जल प्रवेश कर जाएगा। और जब आरबीसी में जल प्रवेश करेगा तो आरबीसी क्या होगी, फूलना शुरू कर देगी। और लेकिन बच्चों ध्यान रखो, आरबीसी कौन सी कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। जल अंदर की तरफ जाएगा और आरबीसी में क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी। आरबीसी जंतु कोशिका, पादप कोशिका, आरबीसी जंतु कोशिका है, कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए फूलती रहेगी, फूलती रहेगी, फूलती रहेगी और अंत में फट जाएगी। इसलिए आंसर क्या आएगा, आयतन में बड़े होकर फट जाएगी। आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीटी कॉटन किसके जीनों का वहन करती है। ध्यान रखना बच्चों, बीटी कॉटन किसके जीन का वहन करती है, अर्थात क्या कहा गया कि बीटी कॉटन के निर्माण में किसके जीन का उपयोग किया गया था। बच्चों ध्यान देना, बीटी कॉटन में जो बीटी है यह बताता है बेसिलस थुरिंजेंसिस को। किसको बता रहा बेटा, बेसिलस थुरिंजेंसिस। ये एक जीवाणु है। इस जीवाणु की बात करें तो बेसिलस थुरिंजेंसिस जीवाणु से एक विशेष प्रकार की जीन निकाली गई थी, इसे कहते हैं क्राइजीन। क्या कहते हैं बच्चों, क्राइजीन। और इस क्राइजीन को किस में डाल दिया गया था, कपास में डाल दिया गया था। और कपास में डालने के पश्चात ये बॉल वर्म, ध्यान रखना, कपास के फल को नुकसान पहुंचाने वाला जो पीड़क होता है उसे कहते हैं बॉल वर्म कहते हैं, उसको नष्ट कर देता है। इसलिए बीटी कॉटन को किलर कॉटन भी कहते हैं। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूं कि बीटी कॉटन का निर्माण किस जीन के प्रवेश से कराया गया, क्राई। और क्राई जीन किसकी थी, बेसिलस थुरिंजेंसिस की। अर्थात कपास इस जीवाणु की जीन का क्या करता है, वहन करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है। स्पष्ट रूप से सुने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परागकण जिसे हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की जो भीतर वाली कला होती है इसे कहते हैं इंटाइन। सब लोग सुन लेना, इंटाइन, अंत्यचोल कहते हैं। जबकि जो बाहर वाली कला होती है इसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं इसको, एक्साइन कहते हैं, अर्थात बाह्य चोल कहते हैं। इंटाइन की बात करें, अंत्यचोल, तो ये किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इंटाइन के बाद एक्साइन की बात करें तो ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। अब बच्चों आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि अंत्यचोल किसकी बनी होती है तो भी आप बताने लायक हो गए, और बाह्य चोल किसकी बनी होती तो भी बताने लायक हो गए। तो याद रखेंगे आंसर क्या आएगा, स्पोरोपोलेनिन। एक बात और याद रखना बच्चों, स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर भाग है, जिसका ना तो जैविक, ना भौतिक, ना रासायनिक किसी प्रकार से कोई अपघटन नहीं होता। इस कारण से ही परागकण जिस अवस्था में मिट्टी में दफन होते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष की खुदाई के बाद भी उसी अवस्था में ये प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न को अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक न्यूनी सूत्रता को दर्शाती है। बच्चों एक न्यूनी सूत्रता का मतलब क्या, मोनोसोमी को दर्शाती है। तो ध्यान रखना कि गुणसूत्रों के जोड़े में से एक गुणसूत्र का घट जाना मोनोसोमी कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जोड़ा कैसे लिखते हैं, 2n से। इसमें से एक गुणसूत्र घट गया तो आप बताओ यहां पर दो गुणसूत्रों में से कितना रह गया, एक, और एक के लिए क्या लगाते हैं, मोनो। तो इस घटना को क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। दिखाई दे रहा है कहीं पे आपको, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, नहीं दिखा, यस। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोनोसोमी या एक सूत्रीयता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऊर्जा का पिरामिड हो सकता है? बच्चों ये तो बहुत स्टैंडर्ड का प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड एकमात्र वो पिरामिड होता है जो हमेशा सीधा रहता है, कभी भी उल्टा नहीं पाया जाता। तो आंसर आएगा क्या? केवल सीधा। अपन को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये अपन को विशेष रूप से याद रखने वाली बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन कहता है अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना बच्चों, अभी पीछे मैंने जब आपको अमीबा में सोल जेल सिद्धांत के बारे में बात की थी तो उस जगह पर हमने आपको बताया था कि इसके जो कूटपाद बनते हैं वो कैसे होते हैं, ये अनिश्चित आकार के होते हैं। दूसरी बात, ये कैसे नुकीले होते हैं, इस पेन की टिप की तरह, ये हमारी उंगली के इस तरीके से ना क्या है कि किनारे जैसे होते हैं। तो ध्यान रखें, ये हमारी उंगली के किनारे की तरह होते हैं, जिसे कहते हैं कैसे, इसे कहते हैं भोंटे अर्थात ब्लंड कहते हैं, जबकि इसे क्या कहते हैं? शार्प कहते हैं या पॉइंटेड कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना, इसके जो कूटपाद होते हैं कैसे होते हैं? मुथरे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुथरे। और मुथरे जो कूटपाद होते हैं, मुथरे कूटपादों को लोबोपोडिया कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी अपन को याद रखना है कि अमीबा में कूटपाद मुथरे होते हैं और मुथरे कूटपादों को क्या कहते हैं? लोबोपोडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा क्या कि झींगा श्वसन करता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा झींगा क्या है। झींगा की बात करें तो झींगा को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेफिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रेफिश कहते हैं, ठीक है। अब ये झींगा कई बार हम लोग सुनते हैं झींगा मछली, तो झींगा मछली नहीं बच्चों, ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। सीधा से ये भी प्रश्न आता है कि सब निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य होता है। ये जल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? जल में पाया जाता है। और जल में पाए जाने वाले अधिकांश जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है, जो सांस लेने की क्रिया होती है, गलफड़े के द्वारा होती है, जिसे कहते हैं गिल्स। क्या होती है बेटा? गिल्स। मछलियों में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए झींगा श्वसन किससे करता है? झींगा गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। बच्चों हमारे पास में इसमें एक दो ऑप्शन और दे रखे हैं, इनको भी ध्यान दें। ट्रेकिया, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन हमेशा कीटों में होता है। किसमें होता है बेटा? कीटों में। फुफ्फुस की बात करें तो मानव है, मेंढक है, ये सारे किससे करते हैं? फेफड़े इत्यादि से श्वसन करते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि झींगे में श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा संपन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुक्राणु का कौन सा भाग उसके चलन के लिए ऊर्जा देता है? बच्चों देखो सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा कि शुक्राणु में कौन ऊर्जा देता है? तो शुक्राणु की बात करें तो मैं आज आपको शुक्राणु के एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बता देता हूं, ताकि आपको शुक्राणु से संबंधित जमाने भर के प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं। ये बच्चों मेरे पास क्या है? स्पर्म है। ये स्पर्म की मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस डायग्राम को विशेष रूप से ध्यान दें। ये इसका सिर है, ये इसकी ग्रीवा है, इस तरीके से ये मध्य का भाग हो गया, और ये बच्चों क्या हो गई? शुक्राणु की पूंछ इत्यादि हो गई। अब ध्यान रखना, ये है इसका क्या? सिर। ये इसका क्या है? मध्य भाग, मध्य भाग। और ये इसकी क्या हो गई बच्चों? पूंछ हो गई। अब ध्यान रखना, ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग में इसका क्या है? ये बीच का भाग ग्रीवा है। अब सिर में क्या है? सिर में पहला है एक्रोसोम। क्या होता है बेटा? एक्रोसोम, जो अंडे की कला को गलाने में काम आता है। ये क्या है इसका? केंद्रक। ग्रीवा की बात करें तो इसमें क्या है? दो आपको क्या दिखाई देंगे? तारककाय। ये दोनों क्या है? तारककाय। ये जो दूरस्थ तारककाय, जो दूर वाला था, इसने क्या बनाया? एक्सोनीमा। क्या बनाया इसने? एक्सोनीमा। इसे घेर लिया किसने? माइटोकॉन्ड्रिया ने। और माइटोकॉन्ड्रिया ने जैसे इसको घेरा, ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपके सामने समझ में आ रहा है कि ऊर्जा तो हमेशा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ऊर्जा दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों कहां पाई जाती है? मध्य भाग में पाई जाती है। इसलिए मध्य भाग ऊर्जा का केंद्र है। किसका केंद्र है? ऊर्जा का। ये केंद्रक है। केंद्रक में हमेशा क्या होती है? जीन होती है। इसलिए ये क्या है? ये आनुवांशिक सूचना का केंद्र है। किसका है बच्चों? आनुवांशिक सूचना का केंद्र है। और ये पूंछ है। जब पूंछ है तो शुक्राणु को गति देने का काम कौन करती है? दिशा कौन देती है? तो ये दिशा देने का कार्य करती है कौन? पूंछ। तो अब आपके सामने स्पष्ट क्लियर हो गया क्या कि शुक्राणु में कौन सा भाग किसके लिए? आनुवांशिक सूचनाओं का केंद्र सिर कहलाता है, क्योंकि सिर में क्या होता है? केंद्रक।
मध्य भाग ऊर्जा का केंद्र कहलाता है और दिशा देने का कार्य पूंछ के द्वारा किया जाता है। ये हल्का सा आउटलाइन है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मध्य भाग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि बाजरे के जोगिया रोग का जनक है। किसकी बात कर रहे हैं, जोगिया रोग। और जोगिया रोग को हम लोग क्या कहते हैं, हरित बाली रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हरित बाली रोग कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि जोगिया रोग या हरित बाली जो रोग होता है, इस रोग का रोग जनक पूछा है किसके कारण होता है, तो इसका रोग जनक एक विशेष प्रकार की कवक होती है। कौन होती है बेटा, कवक। और उस कवक को किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है बच्चों, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के द्वारा बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज या हरित बाली रोग या जोगिया रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एंजियोस्पर्म का मादा गैमेटोफाइट सामान्यतः होता है। बच्चों ध्यान रखना कि मादा गैमेटोफाइट जो लिख रखा है इसने, ये मादा गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट इंग्लिश में तो, लेकिन इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश कहते हैं इसे। हिंदी में एक बार ऐसे भी पूछा जाता है भ्रूण कोश। कई बार ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि साहब कि फीमेल गैमेटोफाइट किसको प्रदर्शित करता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूण कोश को प्रदर्शित करता है। क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं देखो एक आउटलाइन बेस्ड डायग्राम समझा रहा हूं। ये फीमेल गैमेटोफाइट का मैंने डायग्राम दिखाया। ये भीतर की तरफ यहां पर बच्चों देखो आपको कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी रेड कलर की, ठीक है, और ये आपको दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ये जो पूरी की पूरी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई यहां पे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसी को कहते हैं भ्रूण कोश, जहां पर भ्रूण रहता है, और इसी कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो सेल हैं इन तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं इसको, एंटीपोडल सेल कहते हैं, अर्थात प्रतिमुखी कोशिका। ये क्या कहलाती है, सेंट्रल सेल कहलाती है, सेंट्रल सेल कहलाएगी केंद्रीय कोशिका। ये एग सेल कहलाती है अंड कोशिका, और ये सिनर्जिड सेल कहलाती है जिसे कहते हैं क्या, सहायक कोशिका। अब एक बात बताओ, ये इसमें अंदर कितनी कोशिका दिखाई दे रही हैं, एक कोशिका दिख रही है आपको ये रेड कलर की, एक कोशिका दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये भी दिखाई दे रही है रेड कलर की, अर्थात एंटीपोडल कितनी हो गई, 3। सेंट्रल सेल ये पूरी एक है, ये हो गई 1। एग सेल कितनी है, 1, और सिनर्जिड कितनी दिखाई दे रही, 2। आप बताओ नंबर ऑफ टोटल सेल कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, 7 कोशिकाएं हो गई। अब केंद्रक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब कोशिकाएं 7 हैं और केंद्रक 8 हैं। इसका मतलब यह कि मादा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, तो ध्यान रखना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड अर्थात 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती। क्लियर। अब आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा 33 देखो, जब बीजांड मुड़ा हुआ होता है और भ्रूणकोश घोड़े की नाल की आकृति में मुड़ा हो तो इस बीजांड को किस नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहा है कि भ्रूणकोश किस रूप में है, घोड़े के नाल के आकार में। किस रूप में बच्चों, घोड़े के नाल के आकार में। अब अपन को ध्यान रखना है कि घोड़े के नाल के आकार में है तो किस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए आप विशेष रूप से मेरी बात को समझें। इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको सारे के सारे जितने भी ओव्यूल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी आउटलाइन दूंगा। ध्यान दें, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर देखो गौर करके ध्यान रखना, ये कोई ओव्यूल है अर्थात बीजांड है। इसमें क्या है बच्चों, ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजा है और ये फ्यूनिकुलस जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। अगर एक ही सीधी रेखा में है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्या कहते हैं बेटा इसको, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, अर्थात ऑर्थोट्रोपस बीजांड के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है, ये माइक्रोपाइल और ये चैलेजा इस तरीके से हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनाट्रोपस। ये क्या है, माइक्रोपाइल, ये चैलेजा, ये फ्यूनिकुलस। माइक्रोपाइल चैलेजा सीधी रेखा में, फ्यूनिकुलस इसके समानांतर, इसे बच्चों कहते हैं एनाट्रोपस। क्या कहेंगे इसको, एनाट्रोपस। और इससे संबंधित बातें 2-3 याद रखनी है। इसमें बीजांड कितने डिग्री पे घुमा होता है, 80 डिग्री पे, सॉरी 180 डिग्री पे। कितने घुमा होगा, 180 डिग्री पे। और कुल की बात करें तो 82% कुलों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है अधिकांश से।
तीसरी बात करें, अगर बीजांड इस तरीके से है कि माइक्रोपाइल चले जाए एक सीधी रेखा में और फ्यूनिकुलस कैसा हो, उसके समकोण पर हो अर्थात 90 डिग्री पर हो, तो इसे क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस। क्या कहेंगे इसको, हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। ये ध्यान रखना अपन को। इसके बाद बच्चों ओव्यूल अगला भी होगा इस तरीके से, ये माइक्रोपाइल ये चैलेजा इस तरीके से, ध्यान दें, ये माइक्रोपाइल ये चैलेजा और ये फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल चैलेजा एक सीधी रेखा में नहीं हो तो इसे कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। क्या कहेंगे इसको, कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। इसके बाद बात करें, इसके बाद जो 5वां नंबर आता है उसे इस तरीके से जानते, ध्यान रखना, ये एम्ब्रियो सैक है और इस तरीके से ध्यान रखना, ये एक ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल चैलेजा एक सीधी रेखा में और फ्यूनिकुलस कैसा था, फ्यूनिकुलस है ना क्या है कि इनके किसी भी एंगल पे था। और इसमें जो एम्ब्रियो सैक है कैसे बच्चों, घोड़े के नाल के आकार में, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये घोड़े के नाल के आकार में है, तो याद रखना ये घोड़े के नाल के आकार में, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एम्फीट्रोपस। क्या कहेंगे इसको, एम्फीट्रोपस कहते हैं। और एक और होता है ओव्यूल, वो ओव्यूल कैसा है कि ये एम्ब्रियो सैक का कोई सीन नहीं है, माइक्रोपाइल चले जाए, ये माइक्रोपाइल चले जा और फ्यूनिकुलस इसके इस तरीके से क्या हो जाए, इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमा हुआ हो अर्थात 360 डिग्री पर ओव्यूल घूमा हुआ हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। क्या कहते हैं इसको, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो आपके सामने स्पष्ट हो गया, यदि माइक्रोपाइल चले जाए एक सीधी रेखा, माइक्रोपाइल ऊपर देखती हो आसमान की तरफ तो ऑर्थोट्रोपस। अगर एनाट्रोपस की बात करें तो माइक्रोपाइल चले जाए सीधी रेखा में और फ्यूनिकुलस समानांतर 180 डिग्री पे घूमा हो और 82% कुलों में पाए जाए तो इसे कहते हैं एनाट्रोपस। अगर 90 डिग्री पे घूमा हो तो इसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस। यदि माइक्रोपाइल चले जाए सीधी रेखा में नहीं हो तो कैम्पाइलोट्रोपस। यदि एम्ब्रियो से घोड़े के नाल के आकार में हो तो इसे कहते हैं एम्फीट्रोपस। और यदि ये ओव्यूल 360 डिग्री पर घुमा हुआ हो तो इसे कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। लेकिन बच्चों हमसे क्या पूछा है उसने कि घोड़े के नाल के आकार का, तो घोड़े के नाल के आकार में किस में आ रहा है, एम्फीट्रोपस। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, एम्फीट्रोपस इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा नर हार्मोन है। ध्यान रखना बच्चों, कहना क्या चाह रहा हूं, नर हार्मोन। और आप सब जानते हो कि नर हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। और जो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, लीडिंग कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा, लीडिंग कोशिका के द्वारा। और लीडिंग कोशिका कहां पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है वृषण के अंदर। तो एक प्रश्न में आपको छोटी छोटी बातें पता चल गई, क्या कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है जिसका स्राव लीडिंग कोशिका के द्वारा किया जाता है और ये लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है। बच्चों ध्यान देना, एस्केरिस की जो देह गुहा होती है आभासी गुहा कहलाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडोसीलोम। ये अपन को एज इट इज याद रखना है, स्यूडोसीलोम एस्केरिस की देह गुहा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा मानव का दंत सूत्र है। तो ध्यान रखना कि मानव के दंत सूत्र की बात करें, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, 21-23 ये मानव के दंत सूत्र के लिए सही विकल्प होता है। अपन चाहे तो इसमें से छांट सकते हैं। यहां देखें 2102, 2102, इसके बाद करें 2122, 2122, 2123, 2123, तो हमारे लिए सही उत्तर होगा कि मानव का जो दंत सूत्र होता है 2123/2123 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार में उपस्थित एंजाइम है। बच्चों लार की बात करें तो लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है टाइलिन। कौन सा होता है बेटा, टाइलिन एंजाइम। और एक होता है कौन सा, लाइसोजाइम। कौन सा होता है बेटा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो बच्चों कैसा होता है, यह सुरक्षात्मक एंजाइम है। सुरक्षात्मक, जो क्या करता है, जो जीवाणु इत्यादि को संक्रमित करने से बचाता है। अब रही बात यह कि ये जीवाणु के संक्रमण से बचाने का काम करता है। और टाइलिन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। क्या कहते हैं इसको, एमाइलेज, जो किसका पाचन करता है, जो स्टार्च को पाचित करने का कार्य करता है। हम बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पे पाचन से संबंधित, इसलिए लार में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम टाइलिन कहलाता है। ये हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से टाइलिन सही उत्तर है। फिर भी मन में विचार आता है, बोला सर ये बाकी के एंजाइम ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं ये जठर रस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जठर रस में। जबकि ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, ये अग्नाशयी रस में पाया जाता है। किसमें मिलता है, अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका, स्टैंडर्ड का प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है जो पूछा जाता है। शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका सर्टोली कोशिका कहलाती। क्या कहलाती बेटा, सर्टोली कोशिका। और इसी सर्टोली कोशिका को क्या कहते हैं, नर्स कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों उसको, नर्स कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। बच्चों ब्लड बैंक ऐसा स्थल जहां पर रक्त का भंडारण किया जाता है। किसका भंडारण कर बेटा, रक्त का भंडारण। और रक्त में अधिकांश भाग किसका होता है, आरबीसी का होता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो कि आरबीसी को भंडारित करके रखता है, तो आरबीसी को भंडारित करने का कार्य प्लीहा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बेटा, प्लीहा के द्वारा किया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा प्लीहा। लेकिन बच्चों इस प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तिल्ली। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों, स्प्लीन। तो याद रखना कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। स्टैंडर्ड का प्रश्न ये भी है, एक आरबीसी का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है बेटा, 120 दिन इसका सही उत्तर होगा। लेकिन हमने यहां पर याद रखना एक चीज कि साहब कुत्ते की बात करें, जो डॉग होता है, कुत्ते की जो आरबीसी होती है, कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल 124 दिन होता है अपवाद के तौर पर। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आरबीसी का औसतन जीवन काल 120 दिन पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि ध्वनि प्रदूषण तीव्रता का मापक है। कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता का मापन के लिए 4 विकल्प दे रखे, मिलीमीटर, डेसिबल, डॉप्सन और नैनोमीटर। तो यहां ध्यान रखें कि ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। किसमें करते हैं बेटा, डेसिबल के अंदर। अब यहीं पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहां हमको एक चीज और दिख रही है, डॉप्सन। ये डॉप्सन क्या करता है, तो ध्यान रखना डॉप्सन भी इकाई है। ये किसकी इकाई है, ओजोन परत की मोटाई का मापन। ओजोन परत की मोटाई का मापन करते हैं किसके अंदर, इसमें। ठीक है, तो आपके सामने दो बातें इंपॉर्टेंट आ गई। अगर आपसे पूछ लेता है कि ओजोन परत की मोटाई का मापन, तब तो डॉप्सन, लेकिन ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है बेटा ईसबगोल प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान देना बेटो, ईसबगोल की प्राप्ति कैसे करते हैं। 4 हमको विकल्प दे रखे हैं। रावोल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ों से। बच्चों ध्यान देना, रावोल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ों से किसकी प्राप्ति करते हैं, रावोल्फिन की प्राप्ति करते हैं, अर्थात सर्पेंटीन की प्राप्ति करते हैं। किसकी करते हैं, सर्पेंटीन की प्राप्ति की जाती है। इसे हम लोग बच्चों एक नाम से और जानते हैं, सामान्य नाम क्या कहते हैं, सर्पगंधा। ठीक है, ब्रेसिका की बात करें तो ब्रेसिका रेपा के जो बीज होते हैं, इससे बच्चों तेल की प्राप्ति की जाती, ना कि ईसबगोल की प्राप्ति की जाए। पेपेवर सोमेनिफेरम की बात करें तो इसके द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेपेवर सोमेनिफेरम कहते हैं अफीम या ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इस अफीम के द्वारा किसकी प्राप्ति करते हैं, अफीम के द्वारा मुख्य एल्कलॉइड मॉर्फिन की प्राप्ति की जाती। किसकी करते हैं, मॉर्फिन की। प्रबल दर्द निवारक होता ही है। और फिर कहते हैं प्लेंटोगो ओबेटा, इसके बीजों से किसकी प्राप्ति की जाती, ईसबगोल की प्राप्ति की जाती है। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आलू के सुनहरे सूत्रक्रमी के लिए सही होगा। गोल्डन निमेटोड्स और पोटैटो के लिए कौन सा विकल्प सही है। वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, एंगविना ट्रिटिसाई, मेलोडोगाइनी, डाइटिंगलेंकस और ग्लोबोडोरा। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ध्यान रखना, आलू का जो सुनहरा सूत्रक्रमी है उसका सही वैज्ञानिक नाम क्या है, मिलेडोगाइनी के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा एक रोग उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सब्जियों का जड़गांठ रोग। क्या कहते हैं इसको, जड़गांठ रोग
के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इस नाम के रोग को उत्पन्न कर देता है, जिसे आलू का सुनहरा सूत्रकृमि कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है बेटा सफेद लटका वैज्ञानिक नाम है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है। सफेद लटका वैज्ञानिक नाम है, 4 आपको वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, ओडेंटोटर्मिस, होलोट्रिकिया, सिस्टोसर्का और एम्सेक्टा मूरी। अब ध्यान रखें बेटा कि ओडेंटोटर्मिस ओबेसम ये तो वैज्ञानिक नाम किसका होता है, ये तो वैज्ञानिक नाम है दीमक का, याद रखेंगे आप लोग। होलोट्रिकिया की बात करें, ये वैज्ञानिक नाम किसका है, सफेद लटका है। किसका है बच्चा, सफेद लटका वैज्ञानिक नाम है। सिस्टोसर्का की बात करें तो ये किसका है बेटा, ये टिड्डे का वैज्ञानिक नाम है। किसका, टिड्डे या फड़का जिसको बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है ग्रॉसहॉपर का। एम्सेक्टा मूरी की बात करें तो ये बेटा कातरे का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, कातरे का। लेकिन हमसे किसका पूछा था, सफेद लटका पूछा गया, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया इसका वैज्ञानिक नाम कहलाता है। फिर बच्चों कह रहे हैं हम लोग अंडे देने की मशीन किसे कहा जाता है। ध्यान रखना बेटो, एग मशीन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है कि एग मशीन दीमक को कहा जाता है। किसको कहते हैं बेटा, दीमक को अंडे देने की मशीन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दीमक की बात करें, जो दीमक है इसका जीवन काल कितना होता है, दीमक का जीवन काल 5 से 10 वर्ष का होता है। कितना होता है बेटा, 5 से 10 वर्ष का। ये 5 से 10 वर्ष में 70,000 से लेकर लगभग 80,000 तक अंडे देती है। कितना देती है बेटा, 70 से 80,000 तक अंडे देती है। इस कारण से नंबर ऑफ एग बहुत ज़्यादा होते हैं, इस कारण इसे अंडे देने की मशीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है पीड़कनाशी प्राय प्रभावित करते हैं। पीड़कनाशी क्या होते हैं बेटा, ऐसे रसायन जो कि किसी भी हानिकारक कीट को या हानिकारक सदस्य को नष्ट कर दे, पीड़कनाशी कहलाते हैं। चूंकि रसायन शब्द यूज कर रहा हूं तो उसे कहते हैं रासायनिक पीड़कनाशी, केमिकल पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अधिकांश से क्या होते हैं, देखो गौर करके, कुछ ऐसे होते हैं जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को करते हैं। लेकिन उसने पूछा प्राय जर्नली कौन सी नेचर को शो करते हैं, तो अधिकांश से जो पीड़कनाशी होती है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देते हैं, जिससे आवेगों का संचरण रुक जाता है और जो कीट होता है या जो पीड़क होता है वो बेहोश होकर अंत में मर जाता है या नष्ट हो जाता है। इसलिए पीड़कनाशी सामान्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली श्रेणी में रखे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नैप्सरैक स्प्रेयर की भराव क्षमता होती है। जो नैप्सरैक स्प्रेयर होता है उसकी जो टंकी होती है उसमें कितना ना क्या हम लोग ना क्या है कि पदार्थ को भर सकते हैं, तो टंकी का आयतन कितना रखा जाता है, स्टैंडर्ड का प्रश्न है। इसकी भराव क्षमता 10 से 30 लीटर तक मानी गई है। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लेडी बग किसका परभक्षी है। ध्यान रखना बेटा कि लेडी बग किसका परभक्षी है, इसे अपन को याद रखना है कि लेडी बग एफिड्स का क्या होता है, परभक्षी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाइटेलम का कार्य क्या है। बेटा क्लाइटेलम क्या होता है, तो केंचुए के अंदर क्या होता है, केंचुए में एक विशेष प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, उसे कहते हैं क्लाइटेलम, जिसे सिनगुलम भी कहते हैं। और ये क्या करता है, इसकी जो स्तर होता है ये ग्रंथिल उपकला का बना होता है। इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो हवा के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, सूख जाता है और एक ढोलक के समान संरचना बनाता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और उस कैप्सूल को कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं बच्चों, कोकून। उसी में क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु इत्यादि एक साथ रहते हैं, निषेचन क्रिया होती है और नए शिशु का परिवर्धन होता है। तो ध्यान रखना जो मेन काम है इसका क्लाइटेलम का, और वो क्या कहलाता है, कोकून निर्माण की क्रिया को संपन्न करवाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा बच्चों कि एनपीवी का अर्थ है, फुल फॉर्म ऑफ एनपीवी। तो बच्चों ये भी हमारे पेपर में आ चुका प्रश्न है कि एनपीवी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर का एन, पॉलीहाइड्रोसिस का पी और वायरस का वी, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारे लिए एनपीवी के फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों मैंने अभी आपके सामने महत्वपूर्ण जीव विज्ञान विषय के लगभग पार्ट फर्स्ट के 50 प्रश्नों पर चर्चा की है।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर फिर है ना क्या है कि आपसे मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप साथ में बने रहें, साथ में आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि आगामी होने वाली जो परीक्षा है इसमें अधिक से अधिक बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।